हेलो दोस्तों, आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 5 और 6 का बैकलॉग भी साथ में जो है वो खत्म करेंगे। तो अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस मूवमेंट जिसको हाल ही में बेस्ट ग्लोबल एल्बम जो अवार्ड मिला है की कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड्स मिला है, किस फ्यूजन ग्रुप का ये एल्बम है? आपको दिस मूवमेंट ध्यान रखना है। बेस्ट ग्लोबल एल्बम अवार्ड मिला है, ग्रेमी अवार्ड्स मिले हैं, किस फ्यूजन ग्रुप को मिला है? ये मिला है शक्ति ग्रुप को मिला है। अब ग्रेमी अवार्ड्स को बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अभी के जो ग्रेमी अवार्ड्स मिले हैं 2024 के, वो 66वें ग्रेमी अवार्ड्स हैं और भारत के 5 संगीतकारों को ये ग्रेमी अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं। ये ध्यान रखने हैं, उनके नाम ध्यान रखने हैं आपको और उनके ये किस से इनका वाद्य यंत्र है या किससे संबंधित है ये। जैसे जाकिर हुसैन को मिला है, ये तबला वादक हैं। शंकर महादेवन संगीतकार हैं। राकेश चौरसिया ये बांसुरी वादक है। गणेश राजगोपालन ये वायलिन वादक है और शेल गणेश विनायकम ये परकशनिस्ट है। अब इनका है फ्यूजन ग्रुप है। ये जो फ्यूजन शक्ति ग्रुप है इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें से जो 4 लोग शामिल हैं इन्हीं को ही मिला है। इंडिया के जो 5 में से मिला है, 4 तो यही है। जाकिर हुसैन हो गए, गणेश शंकर महादेवन हो गए, गणेश राजगोपालन और शेल गणेश विनायकम हो जाएंगे। और इनके ग्रुप के अंदर एक ये और थे, ये विदेशी हैं, जॉन मैक्लागन। इनको भी आप ध्यान रख लीजिए कि इनके ग्रुप में, शक्ति ग्रुप में कौन लोग हैं? 5 लोग हैं, जिसमें से 4 तो ये इंडियंस हो गए, इनको मिल गया है। और एक बेस्ट एल्बम मिला है, टेलर स्विफ्ट को मिला है। इनकी एल्बम है मिडनाइट्स, मिडनाइट्स के लिए इनको मिला है बेस्ट एल्बम का, टेलर स्विफ्ट को। अब जाकिर हुसैन को जो है वो 2 चीजों के लिए मिला है। एक तो मिला है इनको पश्तों के लिए मिला है, बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट मिला है एज वी स्पीक के लिए मिला है इनको बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड मिला है। इस तरह आप ग्रेमी अवार्ड्स को ध्यान रखें, ग्रेमी अवार्ड्स बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, अभी बहुत ही चर्चा में रह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य लेकर आया है, यूसीसी लेकर आया है। यूसीसी लेकर आने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है जो यूसीसी लेकर आता है। पास होने के बाद ये पहला राज्य बनेगा। ऐसे तो अभी गोवा के अंदर यूसीसी लागू है, लेकिन गोवा में वहां के विधानसभा ने इसे नहीं बनाया था। गोवा में पहले पुर्तगीज का जो है वो, पुर्तगालियों का रास्ता, तो पुर्तगाली लेकर आए थे, यूसीसी लेकर आए थे वहां पे। उसी को हमने बाद में 1961 में जब वहां इंडिया में शामिल होता है तो उसका एनेक्सेशन के बाद में वही बाद में लागू हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं भाई यूसीसी का अर्थ क्या होता है। हालांकि आप लोग जानते होंगे अभी इंडिया में क्या है, जो एक तो सिविल लॉज होते हैं और एक क्रिमिनल लॉज होते हैं। क्रिमिनल क्रिमिनल तो जैसे होते हैं कि भाई हत्या वत्या के मामले हो गए जिसमें भी सजा होती है, इस टाइप के जो क्रिमिनल मामले होते हैं, हत्या कुछ भी मामला, दहेज वगैरह, सब क्रिमिनल लॉज होते हैं ये। इनमें जो सजा होती है उनके लिए तो इंडिया में सबके लिए समान कानून है। आप भले किसी भी धर्म से संबंधित हो, आप हिंदू मुस्लिम है ईसाई, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर हत्या का मामला चलेगा तो। लेकिन सिविल मामलों में सबके लिए अलग है। भाई तलाक कैसे होगा, सक्सेशन का कैसा मामला होगा, उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है, विवाह के कैसे होंगे, ये वाले जो मामले होते हैं वो सिविल वाले मामले आते हैं। अभी इनके लिए क्या होता है, सबके लिए अलग अलग है। हिंदुओं के लिए 1955 का एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट आता है, उसी के तहत हिंदुओं के मामले गवर्न होते हैं। मुस्लिमों के लिए उनके अलग लॉज हैं, ईसाइयों के लिए अलग है, रिलीजियस लॉज होते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार लेके आ रही है, इसमें इन्होंने ट्राइब्स जो हैं उनको एक्सेप्शन दिया है कि ट्राइब्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्राइब्स के अपने कल्चर्स होते हैं। उन पे कहीं न कहीं अगर हम थोपेंगे अपनी प्रैक्टिसेस तो थोड़ा गलत हो जाता है। इन पे नहीं कर रहे हैं, बाकी सब पे समान रूप से कानूनों को लागू किया जाएगा। और इसके अंदर कुछ कंट्रोवर्सी भी थोड़ी हो रही है इनके अंदर, जैसे लिव इन के हैं, लिव इन के लिए कानून लेके आएँगे आपको, जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आप अगर रह रहे हैं तो आपको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप के कानून और सबके लिए समान रूप से लागू होंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कार टी सेल थेरेपी, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में सफल रूप से किया जा रहा है, का पूरा नाम क्या है? कार टी सेल थेरेपी भी पिछले साल से बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। एक इंडिया की कंपनी है, उसने कार टी सेल थेरेपी का कैंसर जो होते हैं कई सारे बी लिम्फोमा, इनके इलाज के अंदर सफल रूप से प्रयोग किया है और हमने बहुत सस्ते में बना ली है। यूरोप वगैरह में बहुत महंगी पड़ती है, उससे हमने 10 टन कीमत कम के ऊपर बना ली है। तो कार जो है इसका पूरा नाम क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ क्यों। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये जो टी सेल थेरेपी होती है आखिर होती क्या है? सबसे पहले तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक तरह से ट्यूमर है,
लेकिन एक तरह का बहुत ही अनकंट्रोलेबल ट्यूमर होता है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। आपने कोरोना के समय भी सब लोग इम्यून सिस्टम से तो परिचित ही होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक पुलिस है। बाहर से कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी विदेशी आता है तो उसको पहचानने की पहले फिर उसको खत्म करने का काम करती है, जिसमें टी सेल्स का मुख्य रूप से योगदान होता है। ये पता करती है कि हमारे शरीर में कौन घुसा है भाई, बाहरी आदमी आ गया उसको पता करेगी, उसको जाके नष्ट करने की शरीर को सूचना देती है, भई बाहरी आदमी आ गया। लेकिन कैंसर के साथ क्या होता है, कैंसर के साथ ऐसी चीज़ होती है कि कैंसर हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास कर जाता है। ये छुप लेता है हमारे इम्यून सिस्टम को, पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर एक जना बदमाश आदमी बैठा है और वो लगातार अपनी जनसंख्या कैंसर सेल्स जो है अनकंट्रोलेबल रूप से डिवाइड होती जाती हैं। जो सेल्स इस तरह से डिवाइड होनी चाहिए ट्यूमर बन जाता है और जो अनकंट्रोलेबल है उस पे हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता। तो अब हम क्या करेंगे, कार्टी सेल थेरेपी के अंदर इसको डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे इंसान है, हमने इससे ब्लड रिमूव किया, इससे खून लिया। अब खून में से हमने टी सेल्स को अलग निकाल लिया। टी सेल्स ही तो काम करती है ना इनके ऊपर। तो हमने कहा भाई टी सेल्स हमारी कमज़ोर है। हमारे जो पुलिस वाले हैं, वो पहचान नहीं कर पा रहे बाहर का आतंकवादी अगर हमारे शरीर में घुस रहा है, तो क्या किया जाए? पुलिस वालों को क्या करेंगे, हम इक्विपमेंट देंगे ना अच्छे, अच्छे इक्विपमेंट्स देंगे, अच्छी टेक्नोलॉज़ी देंगे। तो हमने टी सेल्स को बाहर लिया लैब के अंदर, टी सेल्स को काटा और टी सेल्स के अंदर अच्छा-सा जीन डाल दिया जो हमें अच्छा लग रहा था। तो हमने कार जीन डाल दिया। ये बढ़िया रिसेप्टर्स का काम करता है। उसको काटा और उसमें इसको लगा दिया। अब ये रिसेप्टर्स लग गए। अब टी सेल नई ये टी सेल बन गई। यानी अब इनको बढ़िया इक्विपमेंट पहचान दिए, पहचानने के लिए लेज़र दे दिया इनको कि देखो अब ये तुम्हें लेज़र दे दिए, इनके हिसाब से तुम्हें टी सेल कैंसर सेल्स की पहचान हो जाएगी। ये रिसेप्टर्स कार प्रोटीन के रिसेप्टर्स लग गए। अब ये रिसेप्टर्स करेंगे, जैसे ही ये टी सेल्स हमारी बॉडी में जाएगी, ये पहचान करेगी कैंसर सेल्स कहाँ है। अब ये इनको मिलियंस में फिर ग्रो करेंगे, इनको बहुत सारी वीक से थोड़ा ना काम चलेगा, इन्हीं को कल्टीवेट करेंगे, बहुत सारी हो जाएगी, जैसे ही हो जाएगी, अब इस ब्लड को चढ़ा दिया हमने फिर से, पेशेंट के अंदर चढ़ा दिया। अब चढ़ते ही क्या करेगी ये टी सेल्स जाएँगी, इनमें रिसेप्टर्स लगे हैं, रिसेप्टर्स पहचान करेंगे, एंटीना लगा है, ये एंटीना कहेगा, "अरे! वहाँ चलिए डी सेल्स यहाँ हैं, चलो जाओ। यहाँ कैंसर हो रहा है? चलो, चलो।" वह कैंसर सेल्स के पास आएँगे। ये रिसेप्टर्स जो लगे हैं, ये कैंसर सेल्स की जो प्रोटीन होती है, इससे आके जुड़ जाते हैं, ये इससे जुड़ गए। अब हमारे जो इम्यून सिस्टम को ये पता ही नहीं था पहले ये चोर कहाँ बैठा है, आतंकवादी, अब तो पता चल गया। अब आए पुलिस वाले, घेर लिया इसको और घेर के मार देंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है? तो इसी प्रकार से कार्टी सेल थेरेपी काम करती है। इंडिया में हम ये टेक्नोलॉज़ी बना चुके हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और एक क्रिस्पर टेक्नोलॉज़ी आती है, क्रिस्पर टेक्नोलॉज़ी भी जीन एडिटिंग से होती है। जीन एडिटिंग क्या है? जैसे हमने अभी ये जीन एडिट किया, ये जीन को काट कर जो दूसरा जीन लगा रहे हैं ना, ये कैंची का काम करती है क्रिस्पर Cas9 जो एंजाइम होता है। तो कैंची को काट के उसको जो मतलब रबर का फीता मान लो जीन को, रबर के फीते के अंदर यहाँ से कट गया रबर के फीते को और दूसरा रबर का फीता मनपसंद फीता था वो जोड़ दिया। यही क्रिस्पर Cas9 का काम है और वही यहाँ पे किया गया है, यही कर रहे हैं। कार्टी सेल थेरेपी का पूरा नाम याद रखिएगा, इसके साथ ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर। अभी यूएस के वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो बाढ़ आई, तो उससे जो है ये चर्चा में रहा कि भाई एटमॉस्फेरिक रिवर क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे क्या होता क्या है एटमॉस्फेरिक रिवर। रिवर से हम समझेंगे कि नदी पे बहने वाली रिवर है, रिवर नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में बहने वाली रिवर है। एटमॉस्फेयर नाम से क्लियर हो रहा है, पृथ्वी के वातावरण का भाग जो वर्षा के लिए नमी लाता है। अब मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ कि क्या होता है। डिटेल में ये होता है कि भई ये आप वर्ल्ड का मैप ये देखते हैं हम। देखिए, अब थोड़ा मैप ऐसा ही बना है, ये हो गई हमारी इक्वेटर, 0 डिग्री की इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये नीचे मकर रेखा हो गई। तो इक्वेटर जो है ना हमेशा यहाँ पे क्या होता है, सूरज की रोशनी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे बनता है लो प्रेशर बनता है। ऊपर की तरफ बन रहा है हाई प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ से जो है हवाएँ ज़्यादातर नमी क्या होता है ना, यहाँ से हवाएँ नमी जो होती है, हवाएँ उधर की साइड लेके जाएँगी, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाती है नमी। तो पूरे विश्व के अंदर कहीं हमें एटमॉस्फेरिक रिवर्स बनती हुई दिखेंगी। रिवर का मतलब क्या है? कोई चीज़ लंबी चल रही है, लॉन्ग है एंड नैरो है, उसकी चौड़ाई कम होगी, तो वो रिवर की तरह काम करती है। इस तरह की रिवर कई जगह बनती है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पूरे वर्ल्ड मैप पे होगी। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर यूएस के अंदर। यूएस में ये वाला हमारा प्रशांत महासागर है, ये यूएस हो गया। ये यूएस का वेस्ट कोस्ट हो गया, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, ठीक है? यहाँ से जब यहाँ से हवाएँ यूँ जा रही हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिवर यूँ बह रही हैं, यहाँ से नमी उठा ली, इंडिया में जब मानसून आता है तो यूँ आ रहा है ये। यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी उठाता है और यहाँ बारिश करता है। बारिश होने के लिए नमी चाहिए, यहाँ से ये नमी उठा ली इसने, नमी उठा के ये इधर की साइड यहाँ पहाड़ है, यहाँ रॉकीज़ माउंटेन से टकरा के जब भी पहाड़ से जब बारिश टकराएगी, तो हमेशा हवा थोड़ी-सी ऊपर उठती है।
आप जानते होंगे जब भी हमेशा हवा ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ आप जब पहाड़ों में जाते हो तो आपको टेम्परेचर कम महसूस होता है, कम महसूस होगा टेम्परेचर तो ठंड बढ़ेगी, ठंड जैसे ही बढ़ेगी तो बादल संघनित होंगे, बादल बनेंगे और बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, रेन के लिए भी ये ज़िम्मेदार होता है। अब एटमॉस्फेरिक जो रिवर है, इसका नाम आया है एटमॉस्फेरिक, जो ये वाली जो ये हवाएँ जा रही है, हवाओं में जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर वेपर है, जो जल वाष्प की जो मात्रा है, वो कहीं न कहीं आप मिसिसिपी रिवर जो है ना, उसके माउथ पे जितना पानी है उसकी इक्विवेलेंट होती है, उसके बराबर होती है, इतना पानी होता है। नॉर्मली तो हमारे यहाँ मावठ की वर्षा की तरह होता है नॉर्मल, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। कभी-कभार ये ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ये ज़्यादा तेज़ होती है, इसमें वाटर वेपर ज़्यादा होती है, तब यहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, जो अभी हुआ है। तो उसको ध्यान रखें, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको भी ध्यान रखिए कि पृथ्वी के वातावरण में 4 से 5 जो हैं वो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सीबीएसई ने अगले शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए क्रेडिट सिस्टम लागू किया है, जिसमें 1200 घंटे की पूरी पढ़ाई पढ़ाई या सीखना करने पर आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे? क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है कि भाई आप इतने घंटे अगर स्कूल में बैठ जा रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सरकार जो है ज़्यादा नंबर देगी। सीबीएसई आपको ज़्यादा नंबर में काउंट करेगी इस चीज़ को। अभी दिए जा रहे हैं 40 नंबर दिए जा रहे हैं। आपको 40 नंबर मिलेंगे अगर आप 1200 घंटे की पूरे साल के अंदर उसमें डिवाइड किया जाएगा भाई इस सब्जेक्ट के लिए इतना, इस सब्जेक्ट के लिए इतना, इस सब्जेक्ट के लिए इतना। अगर आप एक सब्जेक्ट ज़्यादा ले लेते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में तो आपको 47 मार्क्स मिल जाएँगे। जैसे कई लोग लेते हैं 11th के अंदर जो है वैकल्पिक में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तो लेते ही हैं, कई बार मैथ भी ले लेते हैं, साथ में 4 सब्जेक्ट तो एक वैकल्पिक हो गया ना एक्स्ट्रा, तो उसको मिलेंगे 47 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सबसे अधिक विदेशी सहायता अंश प्राप्त करने वाला देश कौन-सा है? अभी ये बना है, भूटान बना है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अर्थ ये है कि इंडिया जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट करेगा, तो हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट कि भई एक कथन है कि हम अपने मित्र तो चुन सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। अब इंडिया जहाँ है, इंडिया के मित्र तो नहीं चुना जा सकता ना, नेबरहुड फर्स्ट है कि हम जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाएँगे, तो हम ध्यान देंगे कि हमें अपने पड़ोसियों पर ध्यान देना है, हमें भूटान पे ध्यान देना है, हमें नेपाल पे ध्यान देना है, हमें अमेरिका तीर हम दूसरे दूर के देशों पे, ब्राज़ील पे जाके ध्यान दे के क्या करेंगे? हमारे नेबर्स ही तो सबसे पहले है ना, हमारे बॉर्डर पे दिक्कत यहीं से होती है, तो हमें इन पे फर्स्ट फोकस करना हमारी फॉरेन पॉलिसी का, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके तहत इंडिया जैसे हमारे आस-पास जो है इंडिया के, सब छोटे-छोटे देश हैं इंडिया के, सब छोटे-छोटे देश हैं तो इंडिया सहायता देता है इनको, चाहे वो भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो। तो अभी जो हम सबसे ज़्यादा सहायता दे रहे हैं, वो दे रहे हैं अभी हम भूटान को दे रहे हैं। भूटान में वैसे भी ये चल ही रहा है, भूटान के जो राजा हैं, चीन गए। एक है प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंट है, ये है भूटान का, इसको भी याद रखिए प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंट पूछ ले किसका है, ये है भूटान का है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नैनो डीएपी से संबंधित है, काफ़ी समय से जो है वो चर्चा में रह रहा है। नैनो डीए सबसे पहले तो डीएपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डी अमोनियम फॉस्फेट। डी अमोनियम फॉस्फेट होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो होता है, हम कृषि के अंदर जो उर्वरक प्रयोग करते हैं, उसमें यूरिया के बाद सेकंड नंबर पे जिसका यूज़ किया जाता है, वो डी अमोनियम फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है और यूरिया का भी नैनो यूरिया बनाया जा चुका है। अब डीएपी का नैनो यूरिया आया है, इसका क्या अर्थ होता है? सबसे पहले तो नैनो शब्द का अर्थ जानिए आप। नैनो शब्द का अर्थ होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है, यानी इतनी छोटी कोई चीज़ होगी, वो नैनोमीटर में आती है। 100 नैनोमीटर का जो है हमने ये यूरिया बनाया। अभी पहले क्या आता है हम ये डीएपी जो हम यूज़ करते थे 50-50 किलो के कट्टे आते थे कि भई 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का कट्टा लगता था और छोटे-छोटे दानेदार होते थे वो तो दानेदार होता था पहले। अब ये वाला जो बना दिया ये बना दिया है लिक्विड में बना दिया है। तरल रूप के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। 500 एमएल की बॉटल हो गई, छोटी-सी बॉटल हुई, उसको डाला, छिड़काव कर दिया। इसका बहुत आसान हो गया ना बॉटल छोटी-सी बॉटल का छिड़काव करना है लिक्विड रूप से तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसका साइज़ भी छोटा है, तो ये जाके पत्तियों के जो है ना बहुत अच्छे से जल्दी अब्ज़ॉर्ब होगा। और पहले दानेदार बाहर रह भी जाता था, वेस्टेज ज़्यादा हो जाता। अब सरकार की सब्सिडी भी तो कम हो गई ना, भई वेस्टेज कम हो रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और इसे बनाया है इफ़को ने बनाया है और इसके अंदर क्या है? इसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस की मात्रा है, यानी 2 चीज़ों को कर रहा है ये। अमोनियम NH3 अमोनियम H4+ हो गया, तो ये वाला हो गया और नैनो डीपी कृषि उत्पादन को कम कर देता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। भई कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा भी दिमाग लगाएँ तो उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन एनएमसीएम का घटक है, किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अभी इंडिया के 75 वर्ष आज़ादी के होने पर हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चलाया, तो उसी के तहत
हमने एक प्रोग्राम चलाया, वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन। ये था एनएमसीएम। ये हमने प्रोग्राम चालू किया कि इंडिया की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सारी को संजोएँगे, सबका एक डेटाबेस बनाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए उसी जो बड़ा मिशन चल रहा है ये डेटाबेस बनाने का, पूरा इंडिया का डेटाबेस बनाया जाएगा, उनको सहायता देने का भी प्रोग्राम है कि इसमें किया जाएगा। उसी के तहत एक छोटा कार्यक्रम लाया गया है, मेरा गाँव मेरी धरोहर। मेरा गाँव मेरी धरोहर में ये है कि भई इसमें गाँव सेलेक्ट किए जाएँगे। कई सारी ब्रॉड कैटेगरी 7 कैटेगरीज़ के अंदर गाँव सेलेक्ट करेगी सरकार कि भई कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है, कोई हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टेंस का है, कोई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का है, भई पर्यावरण वाले बहुत अच्छे-अच्छे गाँव होते हैं, कोई आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट एंड क्राफ्ट के गाँव होते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। फिर उनकी क्या है मैपिंग करेंगे कि भाई यहाँ पे लोग क्या हैं, कैसे जनजातियाँ, वहाँ का इथोस क्या है, वहाँ का इथोस क्या रहेगा, वहाँ की परंपराएँ क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, सारी चीज़ों का बनाएँगे। उनका एक नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनेगा, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमें पता हो, ठीक है? तो यही एक काम है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस टाइगर रिज़र्व में प्रारंभ की गई है? ये की गई है सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के अंदर। सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व है उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखें, सिमलीपाल वाला जो टाइगर रिज़र्व है। मेलानिस्टिक अब सबसे पहले हम सर्च समझते हैं कि मेलानिस्टिक टाइगर का अर्थ क्या होता है? मेलानिस्टिक शब्द आया है मेलानिन से आया है। मेलानिन जो है एक हार्मोन होता है। मेलानिन के कारण जो होता है रंग थोड़ा ना ब्लैकिश सा आने लगता है, ब्लैक जो आता है ह्यूमन बॉडी में भी होता है तो वो होता है। अब जैसे टाइगर होता है उसकी स्किन के ऊपर ब्लैक एंड जो येलो कलर की जो स्ट्रिप्स होती है, जब मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ब्लैकिश स्ट्रिप्स थोड़ी ज़्यादा होगी ना, तो वो वाला हो जाएगा। यहाँ पे उड़ीसा के अंदर 16 टाइगर्स है, उसमें से 10 के अंदर मेलानिस्टिक ट्रेट्स देखे गए हैं, तो उसके लिए इन्होंने इन्होंने जो है शुरू किया है। और ये जो टाइगर रिज़र्व है, इंडिया के अंदर टाइगर रिज़र्व का काम हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसके तहत इंडिया के अंदर कई सारे टाइगर रिज़र्व घोषित किए गए हैं। हम इन टाइगर रिज़र्व के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आएँगे, जिसमें इंडिया के सारे टाइगर रिज़र्व कराए जाएँगे और एक अलग वीडियो आएगा जिसमें इंडिया के सारे नेशनल पार्क जो हैं, वो मैं कवर करूँगी, तो वो बाद में लाएँगे। ठीक है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए कि मेलानिस्टिक का अर्थ क्या होता है? ब्लैकनेस से होता है और एक आपने देखा होगा कि एक व्हाइट टाइगर होते हैं। एक व्हाइट टाइगर होते हैं। व्हाइट टाइगर कोई अलग से सब स्पीशीज़ नहीं होती है। इन्हीं की एक बीमारी होती है, ल्यूकोमिया होता है। ल्यूकोमा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, आपको कल बताऊँगी सही। ल्यूकोमा होता है, उसकी वजह से इनमें मेलानिन जो है वो होता ही नहीं है। इनके अंदर मेलानिन नहीं होता तो ये व्हाइट-व्हाइट से लगते हैं, इसलिए होता है। अब काज़ीरंगा जो है वो असम के अंदर है, मानस असम के अंदर है। सतकोशिया जो है ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ और भी ध्यान रख लेते हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है, इसका साइंटिफिक नाम है पैंथोरा टिग्रिस है और इसका आईयूसीएन स्टेटस ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कई सारी प्रजातियों का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड है, भाई बहुत संख्या कम हो चुकी है इनकी और साइट्स की ये परिशिष्ट वन के अंदर है और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट इंडिया का 1972 का इसकी अनुसूची 1 के अंदर है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अंदर जो शामिल होती है इनको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इंडिया के अंदर जो है वो प्राप्त है। हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन यानी बहुत ही खतरे के अंदर है ये, इसलिए इनको है। और अनुसूची 3 और 4 के अंदर कम प्रोटेक्शन लेवल होता है थोड़ा इनसे। नेक्स्ट देखते हैं स्नो लियोपर्ड, इनका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा उनसिया हो जाएगा। स्नो लियोपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस है वनरेबल, ये इंडेंजर्ड से थोड़ा ऊपर की स्थिति मतलब इनकी थोड़ी इनसे सही स्थिति है और ये साइट्स की जो है परिशिष्ट वन के अंदर है और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट के अनुसूची 1 के अंदर इनको भी हाईएस्ट लेवल का जो है वो संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुबिका पेंटिंग। ये सुबिका पेंटिंग सभी चर्चा के अंदर रही है, किस राज्य से संबंधित है? ये है मणिपुर की और मणिपुर की जो है वो मेतेई कम्युनिटी। अब मेतेई कम्युनिटी से मुझे याद है ये मेतेई कम्युनिटी पिछले साल बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। मणिपुर के अंदर जो संघर्ष चल रहा था वो मेतेई कम्युनिटी और कुकी के मध्य चल रहा था। मेतेई जो मैदानी क्षेत्रों में लोग रहते हैं और ये राजनैतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्षम लोग हैं मणिपुर के अंदर और अभी जो मुख्यमंत्री थे, मेतेई के ही थे, इसी कम्युनिटी के और कुकी जो है वो जनजातीय लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। इन्हीं के मध्य दोनों में जो है वो संघर्ष ही हो रहा था। ये तो थे मैदानी क्षेत्रों में कुकी लोगों को मार रहे हैं, वो कुकी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में कोई रह रहे हैं, मेतेई तो उनको मार रहे हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब किसी दिन मैं मणिपुर पे पूरा टॉपिक कवर करेंगे जब इस टॉपिक को डिटेल से समझाएँगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी इंडिया के अंदर जो स्टेट के चीफ जस्टिस हैं इनका जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है।
इनके नाम देख लेते हैं, कौन से राज्य के हाई कोर्ट के लिए किसको नियुक्त किया गया, इसको भी बहुत बार एसएससी और जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है रेलवे में। जस्टिस एस वैद्यनाथ का नियुक्ति हुई है, ये बने हैं मेघालय के हाईकोर्ट के बने हैं, जस्टिस एस वैद्यनाथ। नेक्स्ट जस्टिस अरुण भंसाली बने हैं, ये बने हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बने हैं। और जस्टिस विजय विश्नोई बने हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने हैं। और जस्टिस चंद चक्रधारी चक्रधारी शरण सिंह बने हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट के बने हैं। और जस्टिस ऋतु बहरी, महिलाएं, इनको महिला बनी है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की बनी है ये ऋतु बहरी। और जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। ये तो हमें याद ही रखना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया, ये जस्टिस बने हैं, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बने हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।